मार्च 2026 में यूक्रेन की सेनाओं ने इंटरसेप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करके 33,000 रूसी मानव रहित हवाई वाहनों को आसमान से गिरा दिया। न तो पूरे साल में, न ही पूरे युद्ध के दौरान, बल्कि सिर्फ एक कैलेंडर महीने में। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसका मतलब समझना मुश्किल हो जाता है जब तक आप ये नहीं जानते कि जब यूक्रेन ने 4 साल पहले शुरुआत की थी तो सवाल था कि यूक्रेन के पास कितने ड्रोन हैं, और उसका जवाब था लगभग कोई नहीं। फरवरी 2022 में रूस के पूर्ण आक्रमण के समय यूक्रेन के पास कुछ तुर्की निर्मित बायराक्तार TB2 ड्रोन थे। TB2 एक मध्यम श्रेणी का सैन्य सामरिक ड्रोन था जिसने 2020 के नागोर्नो काराबाख युद्ध में अच्छा प्रदर्शन किया था और यूक्रेनी सोशल मीडिया पर काफ़ी लोकप्रिय थे। TB2 का इस्तेमाल रूसी आक्रमण के शुरुआती महीनों में रोकने के लिए हुआ था। विश्लेषकों ने इस ड्रोन की क्षमताओं की सराहना की, जिन्हें उस समय संभावित रूप से क्रांतिकारी बताया गया था। आलोचकों ने इस ड्रोन की आलोचना की क्योंकि इसे गिराना आसान था। ओरिक्स ने पहले साल में 26 TB2 के नष्ट होने का दस्तावेजीकरण किया। यूक्रेन के पास नाम लेने लायक घरेलू ड्रोन उद्योग नहीं था। सिर्फ लगभग दर्जन भर निर्माता थे जिनके प्लेटफॉर्म से युद्ध की दिशा तय करने की उम्मीद नहीं थी। मुख्य ड्रोन AXCM फ्यूरिया था, जो केवल टोही के लिए डिजाइन किया गया था और उसे हथियार में बदलना व्यवहारिक नहीं था। R18, जिसे 3 पाउंड ग्रेनेड से लैस किया जा सकता था, मुश्किल से 3 मील की दूरी 45 मिनट में तय करता था, जो उपयोगी होने के लिए बहुत ज्यादा समय था। स्थिति अन्य जगहों पर भी उतनी ही गंभीर थी। यूक्रेन की वायुसेना पुराने सोवियत युग के जेट उड़ाती थी। उसकी वायु रक्षा S-300 बैटरियों पर निर्भर थी और मोर्चे से आगे रूसी क्षेत्र पर हमला करने की क्षमता कुछ सोवियत युग की बैलिस्टिक मिसाइलों तक सीमित थी। इस बीच रूस का ड्रोन उद्योग 15 वर्षों से विकसित हो रहा था, जिसमें कम दूरी के टोही, लंबी दूरी की निगरानी और मंडराकर हमला करने वाले ड्रोन बन चुके थे। संक्षेप में, यूक्रेन की शुरुआत कमजोर रही, पर स्थिति जल्दी बदल गई। 4 साल बाद 2025 में यूक्रेन ने लगभग 50 लाख ड्रोन बनाए, जो ब्लूमबर्ग के अनुसार सभी नाटो सदस्य देशों के संयुक्त उत्पादन से भी अधिक था। और देश की एक साहसिक योजना है कि वो 2026 में इस उत्पादन संख्या को 70 लाख से भी ऊपर ले जाए। इनमें से हर एक सिस्टम को जंग के मैदान में धरती के सबसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर माहौल में डिजाइन किया गया, निखारा गया और नए सिरे से विकसित किया गया है। ये कहानी है कि जब जरूरत, इंजीनियरिंग कौशल और अस्तित्व की तात्कालिकता मिलती है तो इसका असर दुनिया भर की उन सेनाओं के लिए इसका क्या मतलब है जो किनारे बैठकर इसे देख रही हैं। यह समझने के लिए कि यह कैसे हुआ, आइए उस संरचना को देखें जो यूक्रेन ने बनाई थी। करीब 10 पूर्व युद्ध निर्माताओं से कीव ने सैकड़ों ड्रोन निर्माताओं का इकोसिस्टम बनाया है, जिसे सरकार समर्थित ब्रेव वन डिफेंस टेक हब का सहयोग मिला है। ये एक राष्ट्रीय मार्केटप्लेस है जहां फ्रंटलाइन यूनिट्स प्रमाणित निर्माताओं से ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक प्लेटफॉर्म ऑर्डर कर सकती हैं और वे तुरंत युद्ध क्षेत्र से मिली प्रतिक्रिया देते हैं, जो सीधे नए प्रोटोटाइप्स तक पहुंचती है। आर्मी ऑफ ड्रोन स्टेट प्रोग्राम वित्तीय प्रोत्साहन देता है, जिससे निर्माताओं और यूनिट्स को युद्ध क्षेत्र में सत्यापित नतीजों के लिए इनाम मिलता है। ड्रोन यूज करने वाले सैनिकों और इंजीनियरों के बीच सकारात्मक फीडबैक लूप ने यूक्रेन को कुछ हफ्तों में नए ड्रोन ढांचे, बेहतर एंटेना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रतिरोधी फर्मवेयर युद्ध में लाने में मदद की है। ये रूसी खरीद प्रक्रिया से भी तेज है, बल्कि आज मौजूद किसी भी पश्चिमी अधिग्रहण प्रक्रिया से भी तेज है। और इसी इकोसिस्टम के भीतर यूक्रेन ने 3 स्तरीय ड्रोन संरचना बनाई है। ये 3 श्रेणियों की प्रणालियां हैं, जिनकी युद्ध क्षेत्र में अलग भूमिकाएं और प्रमुख प्लेटफॉर्म हैं, जो 2026 में उनकी क्षमताएं तय करते हैं। यूक्रेन की टाइप 1 श्रेणी में शॉर्ट रेंज FPV और क्वाडकॉप्टर ड्रोन शामिल हैं, जो नज़दीकी लड़ाई, टोही और हवाई अवरोधन के लिए बनाए गए हैं। यहाँ की प्रतीकात्मक प्रणाली स्ट्राइक FPV कार्बन फाइबर क्वाडकॉप्टर है, जो 5 पाउंड वारहेड ले जा सकता है और 75 मील प्रति घंटे से तेज चलता है या दूर के लक्ष्यों पर हमला करता है। इंटरसेप्टर वेरिएंट्स कई 100 फीट तक उड़कर रूसी ओरलान 10 और ज़ाला जैसे निगरानी ड्रोन को टक्कर देने के लिए बने हैं और इनकी कीमत $500 से कम होती है। वह आखिरी आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है।
रूस के ओरलान 10 टोही ड्रोन की कीमत लगभग $1 लाख प्रति ड्रोन है। यूक्रेन उन्हें $500 के क्वाडकोप्टर से नष्ट कर रहा है। नई ड्रोन किस्मों जैसे सेइका स्काउट में बुनियादी स्वायत्त लक्ष्य लॉक सुविधा एकीकृत है, जिससे ड्रोन भारी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बीच भी तय किए गए लक्ष्य का पीछा जारी रख सकता है। बाद में इसे श्राइक जैसे अन्य ड्रोन मॉडलों में भी लागू किया गया, जो यूक्रेन की सामुदायिक आधारित सैन्य प्रणालियों के विकास का आधार है, जहां सफल प्रणालियां पूरे फ्रंटलाइन व निर्माताओं में फैलाई गई। ये क्षमता फ्रंटलाइन की जरूरत से बनी, क्योंकि यूक्रेन के ऑपरेटरों ने पाया कि रूसी जैमर टक्कर से पहले ही नियंत्रण लिंक तोड़ देते हैं। अब दूसरा स्तर टाइप 2 वो है जहां यूक्रेन सस्ते FPV हथियारों और पूर्ण पैमाने के सैन्य निगरानी विमानों के बीच की खाई को पाटता है। इस श्रेणी में स्काइटन का रेबर्ड हावी है, जिसे इस युद्ध में सबसे ज्यादा आजमाई गई यूक्रेनी प्रणालियों में से एक माना जाता है। लगभग 10 फीट के विंगस्पैन, लगभग 50 पाउंड के अधिकतम टेक ऑफ वजन और लगभग 28 घंटे की सहन शक्ति के साथ रेबर्ड का मिशन रेडियस 1600 मील तक है, जो जरूरत पड़ने पर रूस के अधिकांश हिस्से को कवर कर सकता है। इसका डेटा लिंक 200 किलोमीटर से ज्यादा फैला है और ये रूस के आक्रामक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में भी मजबूत रहा है। यूक्रेनी कार्रवाइयों में रेबर्ड प्लेटफॉर्मों का इस्तेमाल रूसी लाइनों के काफी पीछे मौजूद पुलों, आपूर्ति लाइनों और नदी पार करने के स्थानों पर तोपखाने की फायरिंग निर्देशित करने के लिए किया गया है। ज्यादातर सेनाओं में इसके लिए बड़ा और महंगा मानव रहित प्लेटफॉर्म चाहिए होता। स्काइटन ने ब्रिटेन की प्रिवेल पार्टनर्स के साथ स्काइटन प्रिवेल सॉल्यूशंस बनाया है। रेबर्ड पहले ही ब्रिटिश सैन्य अभ्यासों में भाग ले चुका है और यूके के वॉच कीपर निगरानी ड्रोन के संभावित विकल्प के रूप में विचाराधीन है। तीसरी श्रेणी टाइप 3 में यूक्रेन के ड्रोन कार्यक्रम ने सबसे बड़ी छलांग लगाई और अब यह रणनीतिक लंबी दूरी की स्ट्राइक सिस्टम्स में आ गया है। यहाँ का मुख्य ड्रोन FP5 फ्लेमिंगो है, जिसे घरेलू कंपनी फायर पॉइंट ने विकसित किया है। फ्लेमिंगो लगभग क्रूज मिसाइल है, लेकिन पूरी तरह क्रूज मिसाइल नहीं। ये सॉलिड फ्यूल बूस्टर से लॉन्च होता है, छोटा टर्बोफैन इस्तेमाल करता है, लगभग 1 मीट्रिक टन वारहेड ले सकता है और 1900 मील दूर तक लक्ष्य भेदता है। इन दूरियों पर रूस का लगभग हर महत्वपूर्ण इलाका इसकी रेंज में आ जाती है। फ्लेमिंगो का गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन, इनर्शियल सिस्टम और टेरेन फॉलोइंग प्रोफाइल्स मिलाकर रडार की पकड़ से बचने में मदद करता है। मुख्य बात यह है कि यह तुलनीय पश्चिमी प्रणालियों की तुलना में काफ़ी कम लागत में बन रहा है और अब डेनमार्क में भी यूक्रेन के यूरोपीय उत्पादन नेटवर्क के तहत बनने लगा है। और इस ड्रोन का पहले ही सक्रिय परीक्षण हो चुका है, जिसमें सफल तैनाती के प्रमाण मिले हैं और रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन की सीमा से लगभग 900 मील दूर कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर कई FP5 लॉन्च किए गए हैं। लेकिन ये सब क्यों मायने रखता है? दरअसल ड्रोन ने यूक्रेन और रूस दोनों के युद्ध के तरीके में कई बदलाव ला दिए हैं। कुछ अनुमानों के अनुसार यूक्रेन रूस युद्ध में दोनों पक्षों के रोजाना होने वाले 70 से 80% हताहत अब तोपखाने, टैंक या हवाई हमलों से नहीं बल्कि ड्रोन से हो रहे हैं। यूक्रेन के अनुसार 2025 के दौरान हर दिन लगभग 1300 रूसी सैनिक हताहत हो रहे हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ ड्रोन ही हर दिन 1000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को हताहत कर रहे हैं। एक पल के लिए उस संख्या के बारे में सोचिए। हर दिन 1000 सैनिक मारे या घायल हो रहे हैं, वो भी ऐसे मानव रहित सिस्टम्स से जिनकी कीमत कई बार सेकेंड हैंड कार से कम है। ये वही फ्रंटलाइन हकीकत है जो टाइप 1 सिस्टम्स ने बना दी है। श्राइक और उसके समकालीन ड्रोन ने युद्ध के मैदान में खुले में चलना लगभग आत्मघाती बना दिया है। हर वाहन कॉलम, हर पुनः आपूर्ति काफिला अब सस्ते क्वाडकॉप्टरों की लगातार हवाई निगरानी में चलता है, जो लंबे समय तक मंडरा सकते हैं और रियल टाइम में टारगेटिंग डेटा भेज सकते हैं। जब किसी भी तरह की हलचल देखी जाती है तो एक FPV ड्रोन कुछ ही मिनटों में हवा में और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। इसने मोर्चे की लड़ाई के स्वरूप को इतनी बुनियादी रूप से बदल दिया है कि यूक्रेन और रूस दोनों को अपनी रणनीति पूरी तरह से बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सैनिक रात में चलते हैं, वाहनों पर एंटी ड्रोन पिंजरे जाल लगते हैं और आपूर्ति जामिंग विंडो के छोटे अंतराल में लाई जाती है। ड्रोन ने मोर्चे को इतना खतरनाक बना दिया है कि अब सैनिकों की सबसे बड़ी चिंता दुश्मन की गोली नहीं
बल्कि ऊपर उड़ते दुश्मन के ड्रोन है। इससे पारंपरिक पैदल सेना कुछ हद तक अप्रचलित हो गई है। लेकिन रणनीतिक तस्वीर में यूक्रेन के 4 साल का विकास सचमुच चौंका देने वाला हो जाता है। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन 400 मील दूर तक हमला कर सकता था। आज वह सीमा 1000 मील से भी कहीं अधिक है और FP5 फ्लेमिंगो की सैद्धांतिक पहुंच लगभग 2000 मील तक है। ये प्रगति लंबी दूरी के हमलों की क्षमता में सबसे तेज और नाटकीय सुधारों में से एक है, जो आधुनिक इतिहास में किसी भी सैन्य बल ने परमाणु कार्यक्रमों को छोड़कर हासिल किया। इस परिवर्तन की खासियत वह अभियान है जिसने शायद किसी भी अन्य से अधिक यह दिखाया कि यूक्रेन ने क्या बनाया है, और यह 1 जून 2025 को हुआ था। ऑपरेशन स्पाइडरवेब। 1 जून रूस में सैन्य परिवहन विमानन दिवस है, जो रूसी वायुसेना की छुट्टी है। यूक्रेन ने अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए वो दिन एक वजह से चुना था। एक समन्वित अभियान में 18 महीने की योजना के बाद यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने 117 FPV ड्रोन रूसी क्षेत्र में तस्करी से पहुंचाए। साधारण दिखने वाले मालवाहक ट्रकों की छतों के नीचे छिपे हिस्सों में जो तैयार मकान के मॉड्यूल ले जा रहे थे। सिविलियन ट्रक ड्राइवर, जिन्हें सामान्य मालवाहक चैनलों के जरिए रखा गया था और जिन्हें यह पता नहीं था कि वे क्या ले जा रहे हैं, उन ट्रकों को 5 रूसी एयरबेस के पास पहले से चुनी गई जगहों तक ले गए। बेलाया इर्कुत्स्क में, साइबेरिया के भीतर गहराई में, ओलेन्या मुर्मांस्क के पास आर्कटिक सर्कल में, यागिलिवो रियाजान के पास जो मॉस्को से लगभग 100 मील दूर है, इवानोवो सेवर्नी मॉस्को के उत्तर पूर्व में और यूक्रेन का रूसी सुदूर पूर्व में स्थित हैं। निर्धारित समय पर मोबाइल होम की छतें 5 टाइम जोन में एक साथ दूर से खोली गईं और सभी ड्रोन विमानों के खड़े होने वाले क्षेत्रों की ओर लॉन्च किए गए। परिणाम असाधारण थे। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार और जेन्स इंटेलिजेंस तथा अन्य ओसिंत संगठनों द्वारा विश्लेषित सैटेलाइट इमेजरी से इसकी पुष्टि हुई है। 41 विमान नष्ट या क्षतिग्रस्त हुए, जिनमें 2 95 MS और 2 22 M3 रणनीतिक बमवर्षक तथा दुर्लभ A-50 हवाई प्रारंभिक चेतावनी और नियंत्रण विमान शामिल है। यूक्रेन ने कहा कि इस हमले में रूस के मुख्य वायुसेना अड्डों पर तैनात उसके लगभग 1/3 रणनीतिक क्रूज मिसाइल वाहक विमानों को नुकसान पहुंचा। इन प्लेटफॉर्मों की अनुमानित कीमत $7 अरब थी, जिन्हें ऐसे ड्रोनों ने नष्ट कर दिया जिनकी कुल लागत उस रकम का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुरंत बदले की चेतावनी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर चर्चा करने के लिए पुतिन को 75 मिनट की फोन कॉल की। रूसी राज्य मीडिया, जिसमें प्रावदा भी शामिल है, ने बताया कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम विमानों पर हमले उन शर्तों को पूरा करते हैं जिन्हें रूस ने अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के सिद्धांत में परिभाषित किया है। सबसे अहम बात यह है कि रूसी रणनीतिक बमवर्षक बेड़ा बिखरने और छुपने को मजबूर हुआ, जिससे मॉस्को की यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता पर बड़ा असर पड़ा। यूक्रेन के ये सबसे बुनियादी FPV सामरिक ड्रोन थे जो नज़दीकी भिड़ंत के लिए बने थे, लेकिन एक ही दिन में सबसे प्रभावी रणनीतिक हथियार बन गए। स्पाइडरवेब ने सिर्फ लंबी दूरी तक प्रहार करने की क्षमता से बढ़कर बहुत कुछ दिखाया। ये खुफिया जानकारी, लॉजिस्टिक्स, सही समय और सूक्ष्म सटीकता का ऐसा संगम था जो आधुनिक असममित युद्ध के सर्वोच्च रूप को परिभाषित करता है। यूक्रेन को साइबेरिया पर हमला करने के लिए लंबी दूरी के बम वर्षक नहीं, बल्कि इंजीनियर, धैर्य और कुछ 100 ऐसे ड्रोन जो ट्रक के पीछे वाले हिस्से में समा जाए चाहिए थे। अब अगर आप और विश्लेषण चाहते हैं और यूक्रेन की लगातार मिल रही शानदार जीतों की ताज़ा जानकारी पाना चाहते हैं तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोज युद्ध से जुड़ी घटनाओं के वीडियो पोस्ट करते हैं, तो आज के समय में आ जाए और यूक्रेन ने जो कुछ बनाया है उसके प्रभाव पूर्वी यूरोप से कहीं आगे तक फैल रहे हैं। अन्य देश देख रहे हैं, इसका वैश्विक भू राजनीति पर बुरा असर पड़ सकता है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने अप्रैल 2026 के अंत में पुष्टि की कि इंटरसेप्टर ड्रोन सिस्टम, जो एक व्यापक वायु रक्षा संरचना का हिस्सा है, अब मध्य पूर्व और खाड़ी देशों द्वारा सक्रिय रूप से मांगे जा रहे हैं, खासकर चल रहे ईरान युद्ध के लिए। ईरान ने वर्षों से मध्य पूर्व में बड़ा ड्रोन शस्त्रागार बनाए रखा है, जिसमें वह शाहिद 136 लॉइटरिंग म्यूनिशंस और कारसेफ कामिकाजे ड्रोन से इजराइल, सऊदी अरब व क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों को धमकाता रहा है।
अप्रैल 2024 में ईरान ने एक ही रात में इजराइल पर 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों का सैचुरेशन हमला किया। इजराइल और उसके सहयोगियों ने ज़्यादातर हमले रोक लिए, लेकिन इस हमले ने तेल अवीव और वॉशिंगटन के रक्षा योजनाकारों के लिए नई चिंता उजागर कर दी। मजबूत प्रतिद्वंदी पर्याप्त सस्ते ड्रोन से सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली को भी उसकी सीमा तक ला सकता है। यूक्रेन इसका हल ढूंढने के करीब है। वह अभी भी पैट्रियट, आइरिस-टी और नासाम्स जैसी पश्चिमी सहायता का उपयोग कर रहा है, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों या असली विमानों जैसी बड़ी चुनौतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अधिकांश मामलों में सस्ते, खर्च किए जा सकने वाले और अनुकूलनीय इंटरसेप्टर ड्रोन ही रोजमर्रा के अभियानों में सबसे बड़ा बदलाव ला रहे हैं। ईरान ने यूक्रेन को ऐसी प्रणाली बनाते देखा। अब मध्य पूर्व के विश्लेषक पूछ रहे हैं कि अगर ईरान यूक्रेन के सबक अपनाए तो क्या होगा, जबकि उसका रक्षा औद्योगिक आधार यूक्रेन जैसा नहीं है, लेकिन ये काफी मजबूत है, लगातार स्वदेशी बनता जा रहा है और इसने शाहिद 238 जेट चालित वेरिएंट जैसे सिस्टम और कथित तौर पर शाहिद 161 स्टेल्थ ड्रोन जो 2025 के अंत में सामने आया था, बनाने की क्षमता भी दिखाई है। अगर ईरान बड़े पैमाने की इंटरसेप्टर ड्रोन क्षमता विकसित करता है या यूक्रेन की FPV सैचुरेशन रणनीति अपने रक्षात्मक ड्रोन सिद्धांत में अपनाता है, इजराइल के साथ फिर से टकराव होने पर ईरान का संघर्ष कहीं ज्यादा जटिल हो सकता है और वह उस दिशा में जा सकता है जैसा हम यूक्रेन में देख रहे हैं। अमेरिकी और इजरायली वायु रक्षा प्रणाली महंगी है, लेकिन बड़े पैमाने पर बनाए गए ईरानी FPV ड्रोन महंगे नहीं होंगे। यही वह प्रसार जोखिम है जो यूक्रेन की ड्रोन तकनीक और प्रगति को वैश्विक स्तर पर इतना महत्वपूर्ण बनाता है। यह तकनीक स्वाभाविक रूप से गोपनीय नहीं है और $1 के FPV इंटरसेप्टर के पीछे के सिद्धांत कोई राज्य रहस्य नहीं है। यूक्रेन ने युद्धकालीन नवाचार में जो 4 साल लगाए, उसे अन्य पक्ष बहुत कम समय में अपना सकते हैं, अनुकूलित कर सकते हैं और दोहरा सकते हैं। मध्य पूर्व और खाड़ी देश यूक्रेनी इंटरसेप्टर तकनीक खरीदने की होड़ में लगे हैं क्योंकि वे इस जोखिम को दूसरों से बेहतर समझते हैं। लेकिन यूक्रेन ड्रोन कहानी का एक और पहलू भी है जो विपरीत दिशा में जाता है। यूक्रेन अब केवल अपनी विशेषज्ञता नहीं बेच रहा, बल्कि संयुक्त उपक्रमों और सह उत्पादन समझौतों की अभूतपूर्व लहर के जरिए उसे यूरोपीय रक्षा औद्योगिक आधार में सक्रिय रूप से समाहित कर रहा है। दिसंबर 2025 में जर्मनी की क्वांटम सिस्टम्स और यूक्रेन की फ्रंटलाइन रोबोटिक्स ने मिलकर क्वांटम फ्रंटलाइन इंडस्ट्रीज बनाई। यह पहला जर्मन यूक्रेनी ड्रोन निर्माण संयुक्त उपक्रम है जो म्यूनिक के पास स्थित है और 2026 के अंत तक हर साल 10,000 लिंजा ड्रोन के उत्पादन का लक्ष्य रखता है। जर्मनी समर्थित बिल्ड विद यूक्रेन पहल, जिसकी घोषणा उसी महीने की गई थी, ने जर्मनी या यूक्रेन में यूक्रेनी रक्षा निर्माण को सब्सिडी देने के लिए करीब 2 अरब यूरो दिए। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने फरवरी 2026 में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस बीच ब्रिटेन में यूक्रेनी कंपनी उक्रा स्पेस सिस्टम्स ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जो शार्क टोही ड्रोन और ऑक्टोपस इंटरसेप्टर बना रही है। स्काइटन और प्रिवेल सॉल्यूशंस रेबर्ड के उत्पादन की क्षमता बना रहे हैं, जिसे ब्रिटिश सेना अपने मौजूदा UAV के सीधे विकल्प के रूप में परख रही है। डेनमार्क में फायरपॉइंट ने लंबी दूरी के ड्रोन, जिनमें FP5 फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइल भी शामिल है, के उत्पादन की व्यवस्था कर रहा है। यूक्रेन ने नॉर्वे के साथ ड्रोन सह उत्पादन समझौते किए और इटली को भी ऐसी व्यवस्था का संकेत दिया। अप्रैल 2026 में यूरोपीय आयोग ने अपने 2025 यूरोपीय रक्षा कोष के प्रस्ताव आमंत्रण के नतीजों का अनावरण किया। 57 सहयोगी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को 1.07 अरब यूरो की EU फंडिंग मिली, जिसमें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र के अनुभव को कार्यक्रम की प्राथमिकताओं की नींव बताया गया है। कम से कम 4 अलग अलग पहले लोइटरिंग म्यूनिशंस और किफ़ायती बड़े पैमाने के ड्रोन उत्पादन के लिए विशेष रूप से समर्पित है। पहली बार यूक्रेनी संस्थाएं यूरोपीय रक्षा कोष परियोजनाओं में उपठेकेदार और तृतीय पक्ष प्राप्तकर्ता बन सकती हैं। EU के यूरोपीय रक्षा उद्योग कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रूप से 1.5 अरब यूरो की प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें ड्रोन रोधी प्रणालियां भी शामिल हैं। इसमें से
260 मिलियन यूरो विशेष रूप से यूक्रेन के रक्षा औद्योगिक आधार के लिए यूक्रेन समर्थन साधन के तहत निर्धारित किए गए हैं। यूक्रेन और रोमानिया भी ईयू के सेफ कार्यक्रम के तहत 200 मिलियन यूरो की संयुक्त निर्माण परियोजनाओं की तैयारी कर रहे हैं। व्यवहार में इसका मतलब यह है कि नेटो को भले ही यूक्रेन औपचारिक सदस्य ना हो, फिर भी उसे 4 साल की अग्रिम मोर्चे की लड़ाई से विकसित हुए युद्ध परीक्षित ड्रोन इंजीनियरिंग तक सीधी पहुंच मिल गई है। यूक्रेन के ब्रेवन हब ने अपनी रक्षा तकनीक कंपनियों में सार्वजनिक रूप से घोषित निवेश की रिपोर्ट दी, जो 2023 में $1.1 मिलियन से बढ़कर 2025 में $105 मिलियन से अधिक हो गया। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यूक्रेन के रक्षा औद्योगिक आधार को यूरोप की भावी सुरक्षा का एक स्तंभ बन चुका बताता है, खासकर इसके नव उन्मेषी रक्षा क्षेत्र की ड्रोन स्वायत्तता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और युद्ध क्षेत्र सॉफ्टवेयर में भूमिका को। यूक्रेन उस सबसे उन्नत स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे अगले दशक में नाटो की कोई भी सेना हासिल करना और उसकी नकल करना चाहेगी। यही वह बड़ी तस्वीर है जिसमें सब बातें जुड़ती हैं। 20वीं सदी में ज्यादातर समय सैन्य शक्ति का मतलब औद्योगिक पैमाना ही था। वह देश जो सबसे ज्यादा टैंक बना सकता था, सबसे ज्यादा जेट उड़ा सकता था और सबसे ज्यादा तोपों की गोलाबारी कर सकता था, आमतौर पर वही जीतता था। यूक्रेन ने साबित कर दिया है कि अब यह सत्य नहीं है। एक देश जिसने 2022 में ड्रोन उद्योग नहीं था, वह 4 साल में ऐसी क्षमता बना सकता है जो युद्ध क्षेत्र में किसी भी अन्य हथियार प्रणाली से अधिक दुश्मन सैनिकों को हर दिन मार सके। और ये सब बहुत कम लागत, बहुत कम जनशक्ति और एक ऐसे विकास चक्र के साथ किया जा सकता है जो किसी भी पारंपरिक रक्षा ठेकेदार की तुलना में कहीं तेज है। 21वीं सदी में ड्रोन युद्ध कला में निपुण पक्ष को सिर्फ सामरिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक बढ़त भी मिलेगी, जो युद्ध के मैदान से आगे जाएगी। ड्रोन में श्रेष्ठता का मतलब आर्थिक श्रेष्ठता भी है। कम खर्च में दुश्मन पर विनाशकारी लागत थोपने की क्षमता। यह गणित बदल देती है कि कोई देश किस स्तर के अभियान को कितने समय तक वहन कर सकता है। इसकी खुफिया श्रेष्ठता और लगातार हवाई निगरानी से अब कोई भी सैनिक जमावड़ा, लॉजिस्टिक्स केंद्र या कमांड पोस्ट सुरक्षित नहीं रह गया है। जिस देश के पास औद्योगिक श्रेष्ठता है और जो हर साल लाखों सटीक प्रणालियां बना सकता है, वो उन दुश्मनों से ज्यादा टिकाऊ है जो अभी भी महंगे अपूरणीय प्लेटफॉर्मों पर निर्भर है। और इसकी भू राजनीतिक श्रेष्ठता, वह देश जिसकी ड्रोन तकनीक दूसरों के लिए मानक बन जाती है, चाहे वह निर्यात, संयुक्त उत्पादन या तकनीकी साझेदारी के माध्यम से हो, वह आने वाले दशकों तक सहयोगियों के सिद्धांतों और निर्भरताओं को आकार देगा। यूक्रेन इस नतीजे पर मजबूरी में पहुंचा। उसके पास वही बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो उसने बनाया। उसने जो बनाया है वह असली है, युद्ध में साबित हो चुका है और अब दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन के औद्योगिक आधार में शामिल हो रहा है। मार्च 2026 में गिराए गए 33,000 ड्रोन दिखाते हैं कि भविष्य के युद्ध कैसे होंगे, और ये उन सेनाओं के लिए चेतावनी है जो अब भी मानती हैं कि 20वीं सदी के जवाब 21वीं सदी में भी काम करेंगे। लेकिन इस मुद्दे की जड़ सिर्फ ड्रोन नहीं है। यूक्रेन मोर्चे पर पहुंचने से पहले ही रूसी सैनिकों को व्यवस्थित रूप से निष्क्रिय कर रहा है। और अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें और सुनिश्चित करें कि आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है ताकि आप सभी नई जानकारियों से अपडेट रहें।